हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर थर्मल स्टेबिलिटी। अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक पे डिस्कस किया है, बेसिसिटी, एसिडिटी और उसके बाद एक और था। उसके बाद ये तीसरा वाला है जो डिस्कस करने वाले हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। अब देखो, अगर थर्मल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारा चीज हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जैसे कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है, फिर उसके बाद हाइड्राइड है, फिर हैलाइड है, उसके बाद सल्फेट है। इससे बाहर अब क्या ही आएगा, सोचो। ठीक है, तो देखो, पहली बात, जब हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी का सीक्वेंस चेक कर रहे होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन देखेंगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हमारे पास देखो केटायन स्मॉलर है तो एनायन भी हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। एनायन भी क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तो इस केस में इनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा। तो इनको ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी इनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो उस केस में ये थर्मली ज्यादा स्टेबल होंगे। दूसरा टेक्निक हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास केटायन है तो अगर केटायन हमारा लार्जर हुआ, केटायन अगर हमारा लार्जर हुआ तो एनायन भी हमारा लार्जर होना चाहिए, एनायन भी हमारा लार्जर होना चाहिए। तो इस केस में ये क्या होंगे, ये फिर से थर्मली स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, थर्मली स्टेबल हो जाएंगे। ये हमको ध्यान देना है। 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया, दिमाग में रखेंगे। अगर कैटायन का साइज स्मॉल होगा तो एनायन का भी साइज स्मॉल होना चाहिए। इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कैटायन का साइज अगर लार्ज है तो उस केस में एनायन के साइज को भी लार्ज रखना पड़ेगा। तो उस केस में हमारा स्ट्रांग फोर्स रहेगा तो वो थर्मली स्टेबल होगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए कि हमारा क्या हो जाए, कैटायन लार्ज हो जाए और एनायन स्मॉल हो जाए, तो ये थर्मली क्या हो जाएगा, ये थर्मली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर आपका कहीं ऐसा आ जाए कैटायन हमारा लार्ज हो जाए तो स्मॉल हो जाए और आपका एनायन क्या हो जाए, लार्ज हो जाए, तो इस केस में ये थर्मली क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखना है। 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। पहला वाला कॉन्सेप्ट, कैटायन का साइज स्मॉल रखेंगे, एनायन का साइज स्मॉल रखेंगे, स्ट्रांग फोर्स रहेगा, थर्मली स्टेबल होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, कैटायन का साइज लार्ज रहेगा तो एनायन का भी साइज लार्ज रहा तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, थर्मली स्टेबल होगा। अगर कैटायन लार्ज है तो एनायन अगर स्मॉल हुआ तो वो थर्मली अनस्टेबल होगा। कैटायन स्मॉल है, एनायन अगर लार्ज होगा तो वो भी थर्मली अनस्टेबल होगा। ये 4 कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग दुनिया का कोई का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इतना तो एटलीस्ट बन ही जाओगे कि क्वेश्चन कर ही लेंगे। अब जरा समझे, देखो अगर देख पा रहे हैं तो जैसे इसमें देखो कैटायन हमारा सेम है। अब देखो इतना तो एटलीस्ट पहचानने आना चाहिए। अगर तुम मान लो इसमें से किसी को भी तोड़ो, जैसे पोटेशियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हो तो ये तुम्हारा ब्रेक होगा पोटेशियम कैटायन में और यहाँ पे कार्बोनेट एनायन में ब्रेक होगा। अब यहाँ पे देखो तो एनायन सब में सेम है, कार्बोनेट कार्बोनेट कार्बोनेट। अब तुम्हारा चेंज कहाँ पे है, कैटायन पे। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हम एलिमेंट एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। एल्कली मेटल में एक ही ग्रुप के होते हैं। ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो चाहे ये कैटायनिक फॉर्म में हो चाहे ये एलिमेंटल फॉर्म में हो, वहां पे साइज इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो हमारा जो कैटायन यहाँ पे एनायन है, इसका साइज क्या है, लार्ज है। तो लार्ज कैटायन के साथ में लार्ज एनायन के साथ में कैटायन कैसा आना चाहिए, वो भी लार्ज आना चाहिए। तो लिथियम कैटायन का तो साइज स्मॉल होगा तो इस केस में ये थर्मली अनस्टेबल होगा, तो इसको सबसे लास्ट में रखेंगे। तो अब लिथियम के बाद चलेंगे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम कैटायन का साइज सबसे लार्ज होगा और इसके साथ में लार्ज एनायन भी है तो ये थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑर्डर आपका ये बन जाएगा। देखो बात समझ में आया, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एकदम आराम से डिटेल में समझा रहा हूं। फिर देखो कार्बोनेट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे, साइज बढ़ेगा। तो अब कैटायन का साइज देखेंगे, एनायन का तो ऑलरेडी लार्ज है तो यही स्टेबिलिटी इसमें भी हो जाएगा। ऊपर वाले एल्कली मेटल के कार्बोनेट थे, नीचे वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट हो गए। नीचे देखो हाइड्रोक्साइड आ गया,
हाइड्रोक्साइड भी अपने आप में लार्ज एनायन होता है, ध्यान देना। तो अब देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, तो सबसे स्टेबल कौन होगा? ये होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलेंगे, साइज इंक्रीज करेगा कैटायन का, तो उस केस में एनायन का साइज लार्ज है ही, तो हमारा थर्मली ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। थर्मली ज्यादा स्टेबल होने का मतलब ये है कि जब इसको गर्म करेंगे तो ये आसानी से नहीं टूटेंगे। अगर गर्म करने पर आसानी से टूटता है तो हम बोलेंगे थर्मली अनस्टेबल है, अगर नहीं टूटेगा तो थर्मली स्टेबल है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लिखेगा। हाइड्रोक्साइड है, आप सबको पता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर हम इसमें चलें तो लिथियम से सीजियम की तरफ चलेंगे, साइज बढ़ेगा तो केटायन का साइज बढ़ेगा, एनायन तो ऑलरेडी लार्ज है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। अगर तुम ये चार बात याद कर लेते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो तुम क्वेश्चन कर लोगे। आगे चलते हैं। यहां पे बदलाव दिखेगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा हाइड्राइड आयन होता है, हाइड्राइड आयन हमारा स्मॉलर एनायन होता है, तो जब ये स्मॉलर एनायन है तो इसके साथ हमारा केटायन भी कैसा चाहिए? छोटा वाला चाहिए। लिथियम केटायन का साइज छोटा होता है, तो थर्मली स्टेबल अब ये हो जाएगा। CS सीजियम केटायन बड़ा साइज होता है और इसके साथ में बड़ा एनायन चाहिए होता था, मतलब चाहिए होगा, लेकिन हाइड्राइड आयन छोटा एनायन है, तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये बन जाएगा। क्लियर है? देखो अब जरा ध्यान समझ लो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, मतलब जिसको टीन कहते हैं, Sb, सॉरी एंटीमनी ही है, टीन नहीं है, टीन एसन होता है। पहली बात, सबके साथ में हाइड्रोजन लगा है, अगर एनायन जनरेट करोगे तो हाइड्राइड आयन जनरेट होगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट है। साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो मतलब अगर हमारा Sb का साइज बड़ा है तो इसके साथ में एनायन भी बड़ा चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एनायन तो छोटा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अमोनिया, इससे कम फास्फीन, इससे कम आर्सेनिक, इससे कम SbH3। क्लियर हुआ? आगे देखो, सेम कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, तो यही ऑर्डर हमारा बन जाएगा। वाटर जब सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू TeH2Te, क्यों? जब ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ चलेंगे साइज बढ़ जाएगा, सल्फर से Fe की तरफ चलोगे साइज बढ़ जाएगा, Fe से Te की तरफ चलोगे साइज बढ़ जाएगा, तो साइज बढ़ेगा तो केटायन का साइज बढ़ा तो तुमको एनायन भी छोटा चाहिए। और ध्यान देना कि यहाँ पे जो केटायन एनायन तुम देखोगे, इसमें एनायन तुम्हारा ऑक्सीजन होगा और केटायन तुम्हारा हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन केटायन भी वेरी स्मॉल केटायन होता है। ये हाइड्रोजन आयन, इसको प्रोटॉन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, केवल एक प्रोटॉन होता है। इस बात को ध्यान देना। इसमें हम जो चल रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, यहाँ पे एनायन खुद हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें केटायन में हमारा हाइड्रोजन मिलने वाला है, तो इसको ध्यान देना H+ के फॉर्म में। यहाँ पे देखो, इससे भी देखो हमारा केटायन मिलेगा, केटायन कौन मिलेगा? H+ मिलेगा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में चेंज है, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से हमारा जो मिलने वाला है H+ मिलने वाला है, तो केटायन जो है H+ साइज स्मॉल होता है। तो अगर तुम फ्लोराइड आयन देखो, क्लोराइड आयन देखो, ब्रोमाइड आयन देखो, आयोडाइड आयन देखो, तो किस एनायन का साइज बड़ा है? आयोडाइड आयन का साइज बड़ा है। तो अगर आयोडाइड आयन के साथ में हाइड्रोजन लगाओगे, H+ लगाओगे, तो वो अनस्टेबल बनेगा, वो टूट जाएगा हीट करने पे। Hi अनस्टेबल होता है, लेकिन HF स्टेबल होगा। ठीक है, तो यानी हमारा ऑर्डर ये बन जाएगा। और एक मस्त बात बता दूं, अमोनिया में, वाटर में, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबरदस्त तरीके से पाया जाता है। आगे चलते हैं। अब देखो सल्फेट की बात करते हैं। सल्फेट जो होता है ना, SO4-2, इसका साइज भी बड़ा होता है, ये लार्जर एनायन होता है। तो इस लार्जर एनायन के साथ में हमको केटायन कैसे चाहिए होगा? लार्जर चाहिए होगा। तो अगर तुम देखोगे तो BeMgCa, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बड़ा केटायन कौन हुआ? कैल्शियम आयन होगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल भी यही होगा। अब जैसे लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, तो सबसे स्टेबल कौन होगा? सीजियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि सल्फेट आयन तो वैसे भी लार्जर एनायन है, और जो सीजियम केटायन होगा वो भी लार्जर केटायन है। तो अगर लार्जर केटायन के साथ में लार्जर एनायन आता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, तो उसके इसमें जब उसको हीट करेंगे तो वो नहीं टूटेगा, तो वो थर्मली ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। तो इसके बेसिस पे हमारा देखो 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर में समझा था एसिडिटी, बेसिसिटी और एक कुछ कॉन्सेप्ट था, और आज का हो गया ये थर्मल स्टेबिलिटी। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, जो लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।